Friends, good morning. As we are discussing the DNA replication in our video lectures, so in the previous videos we have discussed about the general concept of DNA replication, what is the process and what is semi-conservative replication. And in semi-conservative replication we have discussed that conservative and dispersive replication is also there, and we have studied all the things regarding that. We have discussed also the enzymes involved in prokaryotes, right? There are three enzymes involved in prokaryotes: DNA polymerase first, second, and third. There are also many other enzymes involved in prokaryotes, right? As we have discussed this also, that in E. coli, in E. coli there is single replicon monorepliconic condition is there, and in eukaryote it is multirepliconic, right? I will give you the PDF of this content so that you can read out everything, each and every line very carefully, and make a note of DNA replication efficiently, right? So we have discussed about the enzymes, and one thing I want to show that in DNA replication of E. coli, there are three processes, mean in E. coli as well as in eukaryotes also, the three processes getting involved, three steps: initiation, elongation, and termination in E. coli as well as yeast. Mean E. coli is the example of prokaryotes and yeast is the example of eukaryotes. So here in this there is given in E. coli more than, from here I am reading out, in E. coli more than 20 different proteins participate in DNA replication, and these proteins are classified into several categories. So proteins which are getting involved in the initiation or application, मतलब जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, कौन सी ऐसी प्रोटीन्स है जो कि इन्वॉल्व हो रही हैं, किस में? ई कोलाई में, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट ई कोलाई, मतलब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. तो DNA A, DNA गायरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज SSB, DNA B हेलिकेज, एंड DNA C, ठीक है? और प्रोटीन्स जो कि हमें चाहिए इलोंगेशन प्रोसेस के लिए, कनेक्टिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, उनके लिए कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? DNA G विच इज़ प्राइमेज, DNA पॉलीमरेज, SSB एंड DNA लाइगेज, ठीक है? जो स्विवल टू रिवील टॉर्सिनल स्ट्रेस जो हो जाता है इन एडवांस ऑफ द रेप्लिकेशन 4, उसके लिए DNA गायरेज चाहिए होता है. दैट इज़ DNA गायरेज क्या होता है? टोपो आइसोमरेज सेकेंड, ठीक है? दो टाइप के टोपो आइसोमरेज होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी टोपो आइसोमरेज के बारे में देखा था. तो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. टोपो आइसोमेरेज जो फर्स्ट होता है वो कट करता है एक स्ट्रैंड ऑफ DNA, मतलब वन टोपो आइसोमेरेज 1 है तो वो कितने स्ट्रैंड को कट करेगा? डबल स्ट्रैंडेड DNA में से एक स्ट्रैंड को कट करेगा. और टोपो आइसोमेरेज सेकेंड जो, जिसको हम DNA गायरेज भी बोलते हैं, वो कट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को, ठीक है? पॉजिटिव से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग परफॉर्म करता है DNA गायरेज. Proteins involved for the termination of replication and segregation of daughter molecule is terminus binding protein. Terminus binding protein TUS and DNA topoisomerase 4th, ठीक है? तो ये सारी प्रोटीन्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व होती हैं. इसके अलावा DNA हेलिकेज क्या करता है? ओपन करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA स्ट्रैंड को, ठीक है? जिसको DNA B बोलते हैं. यहाँ पे हमने यूज़ किया था ना, ये DNA B, तो ये हेलिकेज होता है जो कि ओपनिंग का काम करता है. प्राइमेज क्या है? प्राइमेज सिंथेसाइज करता है शॉर्ट RNA प्राइमर्स को, अप्रॉक्स लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड्स टू प्राइम DNA इलोंगेशन चेन. प्राइमोसोम जो टर्म है वो हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स बिटवीन प्राइमेज एंड हेलिकेज. प्राइमेज और हेलिकेज का जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोसोम.
प्राइमोसोम बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमेज एंजाइम जो है डीएनए ए और हेलिकेज डीएनए बी, तो ये दोनों का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको बोलेंगे हम प्राइमोसोम। ठीक है, टोपोआइसोमरेज के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए टाइप्स दिए हुए हैं कि ये टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और टाइप 2 आइसोमरेज टोपोआइसोमरेज। तो इनका वर्क क्या है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक टोपोआइसोमरेज सेकंड, राइट। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप हैं टोपोआइसोमरेज के, वो चेंज करते हैं लिंकिंग नंबर डीएनए का। जो लिंकिंग नंबर होता है डीएनए का जो लिंकिंग नंबर है वो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या 1 नंबर चेंज करता है, लिंकिंग नंबर 1, और लिंकिंग नंबर 2 जो है वो टोपोआइसोमरेज सेकंड करता है। ठीक है, एंड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी, ये आप डिटेल में देख लेना। और इसके बाद हम आते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस की। तो ये हमने डिटेल में प्रीवियस स्लाइड में देख लिया था कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या क्या फंक्शन करते हैं, कैसा रोल। इसमें जो एक एडिशनल 2 पॉलीमरेजेस हैं जो मैंने बताया था कि उनका प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं होता है, वो हैं 4 और 5। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5, दे आर वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेजेस and have no proofreading ability but they replicate damaged DNA। ये damaged DNA के replication में help करते हैं। ठीक है, तो ये है जो पॉलीमरेज थर्ड है वो मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज है, दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस का। और ये जो पॉलीमरेज थर्ड है इसमें 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिविटी रेट भी ज़्यादा है। ये आपने टेबल भी देख ली थी कि क्या इनका एक्टिविटी है, क्या सब यूनिट्स हैं और क्या फंक्शन है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसमें भी 3 पॉलीमरेजेस मेजर चाहिए होते हैं, दैट इज़ पॉलीमरेज ए, पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। पॉलीमरेज जो गामा है वो क्या होता है, सोल पॉलीमरेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें कितने हो गए टोटल, इसमें भी 5 होते हैं ऑन टोटल। अल्फ़ा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो है ये 3 जो हैं इनका मेजर रोल है। जो गामा है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और जो न्यूक्लियर पॉलीमरेज बीटा है, ठीक है, वो क्या करता है, बेस एक्साइशन रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन बेस एक्साइशन रिपेयर। तो ये 5 हो गए, अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा एंड बीटा। ठीक है, इसके मेन जो अल्फ़ा का क्या रोल है, अल्फ़ा का रोल है प्राइमिंग का, मतलब प्राइमर के तौर पे काम कौन करेगा, अल्फ़ा। जो ये टेबल आप देख लो, ये टेबल देख लेते हैं, इससे क्लियर आउट हो जाएगा। जो अल्फ़ा का काम है वो एज अ प्राइमर है, इसकी 4 सब यूनिट्स होती हैं, इसमें दोनों ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, 3 to 5' या 5 to 3'। गामा का जो रोल है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में आता है। ठीक है, डेल्टा क्या करता है, इट इज़ द मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम विच हैज़ 2 to 3 सब यूनिट्स एंड हैविंग अ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ 3 to 5' बट नॉट हैविंग 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है उसमें भी 3 to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लेकिन 5 to 3' नहीं होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डैमेज ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन। जब डैमेज हो जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब जैसे ही होगा डैमेज तो हुआ है, उसको डिटेक्ट कौन करेगा, हुआ है कि नहीं, वो कौन करेगा, एप्सिलॉन। ठीक है, और के जो है डीएनए पॉलीमरेज वो रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ कोहेशन, मतलब ये अटैचमेंट का काम करता है। जब भी जहाँ पे कोहेशन हो जाता है वहाँ पे अटैचमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज कप्पा कह सकते हो या के की बात आती है। ठीक है, तो
तो ये 5 टाइप के किस में इन्वॉल्व हैं, यूकैरियोटिक जीनोम में। यूकैरियोटिक ये टेबल आप एक देख लेना और इसको बना भी लेना, और ये डिटेलिंग दी हुई है क्या क्या इसके फंक्शंस हैं डिफरेंट। ठीक है कि इसमें पूरा डिटेल में जो टैबुलर फॉर्म में हमने इजीली देख लिया, वो थोड़ा सा डिटेल में इसमें दिया हुआ है, वो आप देख लेना। नाउ वी विल डिस्कस द इनिशिएशन प्रोसेस इन ई कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई में इनिशिएशन कैसे कौन स्टार्ट कर रहा है, डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है, हमने देखा था डीएनए ए प्रोटीन जो कि प्राइमर कहलाता है, वो इनिशिएट करता है ई कोलाई में। कहाँ पे, ओरी-सी में, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जाके इनिशिएशन का काम करता है। डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करती है 9 मर सीक्वेंसेस के साथ ओरी-सी में और एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ठीक है, एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी, और बाइंडिंग जब होती है डीएनए ए की ओरी-सी 9 मर से, तो क्या होता है, इनिशियल स्ट्रैंड का सेपरेशन होने लगता है, मतलब मेल्टिंग होने लगती है ई कोलाई डुप्लेक्स डीएनए की। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होने के लिए क्या होने लगता है, सेपरेट होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, जो कि कहाँ होगा, विच अकर्स एट द ओरी-सी 13 मर्स। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है इसमें एटीपी रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, और एक क्या बन जाएगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब पहले टाइट कॉम्प्लेक्स था, डबल स्ट्रैंडेड एक दूसरे से मतलब स्ट्रैंड्स जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही मेल्ट होगा, सेपरेट होगा, सो इट विल फॉर्म अ ओपन कॉम्प्लेक्स। जो फर्दर मेल्टिंग है दोनों स्ट्रैंड्स की कोलाई क्रोमोसोम्स में, वो क्या जनरेट करेगी, अनपेयर्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, जो कि मीडिएट कौन करता है, डीएनए बी प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हम हेलिकेज। अब एक जो मॉलिक्यूल है डीएनए बी का, वो हेक्सामर फॉर्म करता है आइडेंटिकल सब यूनिट्स का, और ओपन कॉम्प्लेक्स में जाके जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स है उसमें जाके डीएनए ए और ओरी-सी वो उसके बीच में जाके बैठ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, बाइंडिंग इसमें भी रिक्वायर्स ATP. Obvious, in the whole process we want ATP and the DNA C protein. हेलिकेज जो है वो डीएनए डुप्लेक्स से मूव करते हुए जाता है, और जिसमें एनर्जी चाहिए होती है टू सेपरेट द स्ट्रैंड। एंड इन ई कोलाई जो सेपरेटेड स्ट्रैंड होते हैं, अब उनको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, मतलब वो सेपरेट हो गए हैं तो वो जुड़ भी सकते हैं, तो सेपरेट होके रहें उसके लिए क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSB प्रोटीन जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो यहाँ पे आके जुड़ती है टू मेक देम सेपरेटेड। ठीक है, वो बाइंड ना कर पाए, तो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड में जाके SSB प्रोटीन बाइंड कर जाती है, जिससे कि वो दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में ही रहे, डबल स्ट्रैंड ना फॉर्म कर पाए। डीएनए पॉलीमरेज जो है उसमें जो ये सीक्वेंस, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देख लो, इनिशिएशन में क्या हुआ। सबसे पहले डीएनए प्रोटीन की बाइंडिंग हुई ओरी-सी में, फिर उसके बाद डीएनए हेलिकेज लोड हुआ, उसके बाद हेलिकेज ने क्या किया, हेलिक्स को ओपन किया और वहाँ पे प्राइमेज आके बाइंड किया, और क्या बन गया, प्राइमोसोम। प्राइमोसोम क्या कहलाता है, जब हेलिकेज और प्राइमेज दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, इसको प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आरएनए की प्राइमर की सिंथेसिस हुई और इनिशिएशन स्टार्ट हुआ डीएनए पॉलीमराइजेशन का, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। तो ये इनिशिएशन प्रोसेस हो गया। इलोंगेशन क्या होता है, इलोंगेशन में क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटलाइज करता है स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स टू अ डीएनए चेन। मतलब एक एक करके वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को डीएनए चेन में कैटलाइज करता रहता है, और ये ओवरऑल प्रोसेस जो है वो किससे होगी, जो हम DNTP की हमने बात की थी, वो क्या होते हैं, 3' जो OH एंड होता है फ्री 3' एंड में, वहाँ पे जाके न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करते रहते हैं और नई चेन इलोंगेट होती रहती है, तैयार होती रहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे 3' OH एंड में जाके 3 फॉस्फेट्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि यहाँ पे क्या ये फॉर्म कर रहा है, ये H2O निकलेगा, है ना, H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे 3' ये 5' एंड है, ये 3' एंड है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप फॉस्फेट, और क्योंकि सेंटर में फॉस्फेट है, 4 वो हैं, तो ये बॉन्ड जो बनेगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना। और इससे ही, इसके थ्रू ही यहाँ पे जुड़ते जाते हैं चेन और नया स्ट्रैंड तैयार होता रहता है। ठीक है। तो इलॉन्गेशन जो हो रहा है डीएनए का वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमेशा याद रखना 5 to 3' डायरेक्शन में। ठीक है। 3' डायरेक्शन में 3 to 5' क्यों नहीं होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 3' OH एंड हमें फ्री चाहिए वहीं पे जाके उसी में, क्योंकि OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप के साथ जो फॉस्फेट है जो जुड़ता है 5' एंड में, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है और न्यू स्ट्रैंड वहीं पे तैयार होता है। तो डायरेक्शन हमेशा 5 to 3' होगा। ठीक है। और इसमें जो हमने बात की थी लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स की, वही दिया हुआ है कि लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो कॉन्टीन्यूसली, जिसमें स्ट्रैंड्स जुड़ते जाते हैं। कभी शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए भी हो जाते हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये हम देखते हैं इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंस आप देखते हुए चलना, क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप देख लेना। और एक गामा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है किसके थ्रू, जैसे ही जब प्राइमेज डीएनए हेलिकेज से मिलता है प्राइमोसोम में, तो क्या होता है कि जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, जिसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 3rd कॉम्प्लेक्स है वो सिंथेसाइज करेगा लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो गामा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें क्या क्या रहेगा, जो 2 हमने अल्फ़ा सब यूनिट्स थी, टाउ सब यूनिट डाइमर था, और इसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। बीटा सब यूनिट स्लाइडिंग क्लैंप होगा, जो मेन फंक्शन है गामा कॉम्प्लेक्स का, वो बीटा सब यूनिट्स जो स्लाइडिंग क्लैंप है उससे इंटरेक्ट होता है, मतलब उससे इंटरेक्ट होके फिर उसके बाद जो अटैचमेंट है उसको कंट्रोल करता है और एंजाइम्स को रिमूव करता है टेम्पलेट से। ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल ये टाउ कॉम्प्लेक्स ये जो है ये दिया होगा, 5 सब यूनिट्स होती हैं इसकी। Here it is given gamma complex, this one। ठीक है। ये जो डाइमर होता है बीटा सब यूनिट का, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि स्लाइडिंग क्लैंप की तरह काम करता है, और जो लोडिंग होती है बीटा क्लैंप में डीएनए की, वो फैसिलिटेट होती है किससे, 5 सब यूनिट से, सब असेंबली से, जिसको बोलते हैं हम गामा कॉम्प्लेक्स। और इसमें ये 5 सब यूनिट है जो कि इन्वॉल्व होती है। डाइमराइजेशन जो कंपोनेंट है वो है टाउ, ये जो है इसको टाउ बोलते हैं, कॉजेज द 2 कोर पॉलीमरेज मॉलिक्यूल एट द फोर्क टू लिंक टुगेदर एंड फॉर्म डाइमर। ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए पॉलीमरेज 3rd होलो एंजाइम का। किस में होता है ये, ई कोलाई में। ठीक है। सिंपल। मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आई मीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। आप जब बनाओगे, आप जब डीएनए रेप्लिकेशन लिखोगे इसके बारे में, तो आप प्लीज़ अलग अलग करना कि डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। मेक अ टैबुलर फॉर्म, मतलब आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ कि किस में क्या प्रेजेंट है, किस में क्या प्रेजेंट है। ई कोलाई में हमने देखा बहुत से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अराउंड। मेजर में 3 डीएनए पॉलीमरेज हैं, 2 और हैं जिसको वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज कहा गया है, लेकिन मेजर में 3 होते हैं। और उसके अलावा भी डीएनए गायरेज, हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज, ये सारे हैं। तो ये आप लिखना। उसके बाद यूकैरियोट्स में अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, गामा। तो उनके बारे में आप लिखना, उनका क्या वर्क है, कितनी सब यूनिट्स हैं। ठीक है। तो ये हम इलॉन्गेशन में पढ़ रहे हैं कि गामा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाएगा, और ये जो है ये पॉलीमरेज, ये जो है डीएनए पॉलीमरेज 3rd होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 जो हैं डाइमर स्ट्रक्चर, ये क्या है, टाउ सब यूनिट्स है और अल्फ़ा सब यूनिट्स है, डेल्टा, ये यहाँ पे बीटा सब यूनिट है,
ठीक है, और एप्साइलिन है और थीटा है बीच में, ये थीटा आप देख रहे हो 2 और ये एप्साइलिन बीटा। तो ये 5 सब यूनिट है जिससे कि मिलके ये गामा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सॉरी, गामा कॉम्प्लेक्स नहीं, बीटा डीएनए पॉलीमरेज 3rd होल एंजाइम बनता है। गामा कॉम्प्लेक्स इज द डिफरेंट थिंग। यहाँ इसमें ये 6 सब यूनिट्स होती हैं, 5 सब यूनिट सब असेंबली होती है जिसको ये बोलते हैं। इसमें 6 सब यूनिट्स अलग से होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है। आप अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में तब आप इसमें डिटेलिंग में जाना, अदरवाइज़ आप थोड़ा ही इसका कंटेंट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यू डोंट हैव टू गो सो मच डिटेल, लेकिन ये डिटेल में दिया है, ये आपकी हेल्प करेगा आपको फर्दर स्टडीज़ में, आपके फ्यूचर में, कि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कैसे ये इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन दोनों प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में परफॉर्म किया जाता है। ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अच्छा है कि आप पूरी डिटेल जान जाओगे। फिर हमने गामा कॉम्प्लेक्स देख लिया था, वो फॉर्म होता है इलॉन्गेशन प्रोसेस में, और उसके बाद जो है वो आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा? टस प्रोटीन होता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन टस, जो कि आके जुड़ जाता है, और जैसे ही वो जुड़ता है तो वहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी एक स्ट्रैंड जो थी डीएनए की वो सिंथेसाइज जब हो जाती है तो वहाँ पे आके टस प्रोटीन जुड़ जाएगा और वहाँ पे जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। टस प्रोटीन का जो ये है सीक्वेंसेस वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। रेप्लिकेशन जो है जीनोम का वो टर्मिनेट होता है टर्मिनस रीजन में, जिसमें मल्टीपल कॉपीज़ पाई जाती हैं 23 बेस पेयर सीक्वेंसेस कॉल्ड टर्मिनस सीक्वेंसेस। टर्मिनस सीक्वेंसेस होते हैं और 7 ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ई कोलाई जीनोम, जिसमें से 7 जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए ई कोलाई जीनोम में, ईच ऑफ वन एक्टिंग एज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर द सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड टस, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ठीक है, जब टर्मिनेटर सीक्वेंस के साथ बाइंडिंग होती है, टस प्रोटीन क्या करता है, रेप्लिकेशन फोक को पास करता है और रेप्लिकेशन फोक जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगती है, बट ब्लॉक प्रोसेस प्रोग्रेस इफ द फोक इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अराउंड द जीनोम। जो डायरेक्शन है ओरिएंटेशन का टस प्रोटीन का डबल हेलिक्स में वो परफॉर्म नहीं होता है, मतलब एक साइड का जो है ब्लॉक वो रुक जाता है पैसेज। So it is overall the termination process. And how the proofreading activity and other process is getting performed, we will discuss earlier in the next video lecture. Thank you. And I will give PDF for this topic also, you can just read it out.